छोटा मोटा ससुराल, निर्मला निवास एक छोटा मोटा घर नहीं था, एक पूरी की पूरी हवेली थी। एक ऐसी हवेली जो सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनी थी। इसकी दीवारों में कई कहानियां, कई रिश्ते और कई राज छुपे हुए थे। इस हवेली के 3 वारिस हैं, 3 भाई, विक्रम, करण और सौरव। तीनों का खून एक है, पर इन तीनों में सौरव की सोच जरा अलग है। ये कहानी शुरू होती है निर्मला निवास के आंगन से, जहां महेंद्र प्रताप सफेद कुर्ते में हिलने वाली कुर्सी पर बैठा बिजनेस इंडिया की मैगजीन पढ़ रहा था। फिर वही घिसा पिटा आइडिया। इन लोगों को तो समझ ही नहीं है बिजनेस की, तभी तो सिर्फ आर्टिकल ही लिख पाते हैं। और इन आर्टिकल्स को लिखने के मिलते होंगे क्या 100-200 रुपए। इससे ज्यादा दिमाग वाले तो वो लोग हैं जो झूठी सच्ची बातें कहकर 30 सेकंड की इंस्टाग्राम की रील बनाकर वायरल हो जाते। अगर इन्हें धंधे की समझ होती तो आज हमारे जैसी ये हवेली ना होती इनकी। ये बात गलत कह दी महेंद्र जी आपने। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये हवेली आपकी अर्जी हुई है। ये तो मेरे नाना जी ने शादी के वक्त मुझे तोहफे में दी थी, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरी माँ के अलावा उनकी कोई संतान नहीं थी, और मेरी माँ को भी ले देकर मैं ही थी। अरे मम्मी, तो ये भी तो दिमाग लगाना ही हुआ ना। पापा चाहते तो किसी ऐसी लड़की से शादी कर सकते थे जो एक बार के लिए मोटा दहेज लेकर आती, पर वो दहेज चलता भी तो कितने ही दिन। इसीलिए पापा ने तुमसे शादी की। मांगा कुछ भी नहीं, फिर भी सब कुछ मिल गया। ऐसे ही तो बिजनेसमैन का दिमाग कहता है मम्मी। बिल्कुल भैया, और सिर्फ हवेली अपनी होने से नहीं होता ना मम्मी। मार्केट में जमी जमाई दुकान है हमारी, हवेली हमें पैसे लाकर नहीं दे रही। अरे पर क्लाइंट लाकर जरूर दे रही है। यहाँ घर के बड़े दोनों बेटे अपने पिता के साथ बैठकर बिजनेस की बातें डिस्कस कर रहे थे। वहाँ घर का तीसरा बेटा यानी कि सौरव घर की तीनों बहुओं के साथ मिलकर पापड़ सुखा रहा था। भैया जाकर नीचे देखिए तो गैस पर चढ़े हुए आलू भी उबल गए होंगे। उन्हें ठंडे पानी से धोकर छत पर ले आइए, उन्हें भी सुखा देती हूँ। आप नीचे जा रहे हैं ना भैया, तो ये बाकी के पतीले भी नीचे ले जाइए। सारे पतीले ऊपर रह गए तो कमला नीचे क्या धोएगी। ठीक है भाभी, ले जाता हूँ। गाना गुनगुनाता हुआ सौरभ छत से पतीले नीचे रसोई में लेकर आता है और उन्हें सिंक में धोने डाल देता है। बड़े बड़े पतीलों को देखते ही कमला नल बंद करके कहती है, ऐसा रोज रोज आप लोगों को अचार पापड़ तैयार करना है भैया, तो फिर दूसरे काम वाले रख लीजिए। इतने बड़े बर्तन मैं नहीं धोने वाली। या आप पैसे बढ़ाइए या बर्तन कम कीजिए। ये क्या बात हुई कमला दीदी, एक इसी मौसम में तो अचार पापड़ बनते हैं और उसमें भी आप नखरे कर रही हैं। सर्दी में भी एक्स्ट्रा बर्तन धो धोकर नेहा पहले ही साइड कर देती थी ताकि आपको ठंड में ज्यादा दिक्कत ना हो। आज के जमाने में कौन करता है किसी के लिए इतना, फिर भी हमारे बर्तन धोने में ड्रामे कर रही हैं आप। अरे भैया सुनिए तो, अब रहने ही दीजिए, गिनकर 4 पतीले हैं, मैं ही धो लूंगा। छत से लाए हुए पतीलों को धोने के बाद आलू के चिप्स को सौरभ छत पर लेकर जाता है। सभी की मदद करने के बाद छत पर ही सौरभ अपना लैपटॉप लेकर काम करने बैठ जाता है। कुछ देर बाद नहा धोकर घर के सारे मर्द खाने की टेबल पर बैठते हैं। घर की बहुएं फौरन गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर सभी को परोस रही होती है। तभी रसोई में आटा खत्म हो जाता है। भाभी, आटा तो खत्म हो गया, पापा जी खाने पर बैठे हुए हैं। अरे क्या हो गया, इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी रोटी लेकर आओ नैना। वो आटा खत्म हो गया है, मैं किराने वाले से लेकर आती हूँ। आप क्यों लेकर आएंगी भाभी? वो निठल्ला बैठा तो है सौरव, पता नहीं लैपटॉप में बैठकर क्या करता रहता है। पिक्चरें देख रहा होगा, उसे भेज दीजिए आटा लाने। नैना सौरभ के कमरे में जाती है जहां वो लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कर रहा था। ये ठीक ही कह रहे थे, कभी पिक्चर देखना तो कभी बेकार में लोगों के साथ बैठकर बातें करना। इससे अच्छा देवर जी काम में दिमाग लगाते तो घर में 4 पैसे आते। देवर जी जरा आटा लेकर आइए। भाभी बस आधा घंटा दीजिए मुझे, जरा एक वेबसाइट के कोडिंग पर डिस्कशन चल रही है, वाइंड अप करके आता हूँ। कल तो आप कह रहे थे आप कोडिंग करते हैं देवर जी, अब कह रहे हैं वेबसाइट बनानी है। कसम से आपकी बातों को सुनकर ना मेरी फिक्र तो आपके लिए बढ़ती जा रही है। कोई बंधा हुआ काम थोड़ी ना कर रहे हैं आप। काट दीजिए कॉल और जाकर आटा ले आइए, वरना पापा जी की डांट पड़ जाएगी आपको। सौरव इंजीनियर था, वो चाहता तो ऑफिस में काम कर सकता था, पर घर के कामों के चक्कर में उसने फ्रीलांस करने की सोची। पर वही बात है ना, जो इंसान सभी को घर में घूमता हुआ दिखाई देता है उसके काम की कदर रत्ती भर भी नहीं होती। और ऐसा ही कुछ सौरव के साथ हो रहा था। दोपहर के वक्त, हे राम, बहुत चक्कर आ रहा है मुझे। तेरे पापा को फोन लगा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाय, सीना भारी लग रहा है। अचानक आपको क्या हो गया मम्मी जी? मैं इनको बुलाकर लाती हूँ। नेहा भागते हुए सौरव के कमरे में जाती है।
जरूर बीपी की दवाइयां लेनी भूल गई होंगी मम्मी। मेरे ड्रॉअर में बीपी की मशीन रखी हुई है। मैं मम्मी के कमरे में जा रहा हूं, तुम पीछे से बीपी मशीन लेकर आ जाओ। अपनी माँ की बीपी को चेक करने के बाद उन्हें दवाई देकर सुलाने तक सब कुछ सौरव ही करता है। अब तो लगता है और छोटा लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिनट भी कोई मुझे छोड़ना नहीं चाहता। मजाल है कोई काम कर लूं, मैं ऑफिस से ज्वाइन कर लूं क्या? नहीं भैया, तुम बच्चों को लाने के लिए स्कूल तक नहीं जाते। अगर मैंने ऑफिस ज्वाइन कर ली तो बच्चों का स्कूल जाना ही बंद हो जाएगा, और वैसे भी 10-12 घंटे एक जगह बैठकर काम मुझसे होगा भी नहीं। कैंसिल। लैपटॉप पर बैठा सौरव अपना काम कर रहा था तो घर की तीनों बहुएं अपने अपने कामों में लगी हुई थी। फिर से ये नल खराब हो गया, परेशान हो गई हूं मैं। और ये सिंक में से रह रहकर पानी कैसे टपकने लगता है भाभी? अब मुझे कैसे पता होगा पायल, पिछले जन्म में प्लम्बर थोड़ी ना थी मैं। सौरव को आवाज लगाती हूँ, इसके पहले की ये लीकेज की प्रॉब्लम उन्होंने ही तो ठीक की थी। सौरव भैया जरा किचन में आइए तो। राशन खत्म हो गया तो सौरव भैया लेकर आएंगे। नल से पानी टपक रहा है तो सौरव भैया कर देंगे। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल से लाने के बाद भी सौरव चाचू ही पढ़ाएंगे। फिर से बदमाशी की पिंकी तुमने। तुम्हारे मार्क्स 8 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? 8 के बाद 9 और 10 भी तो होता है। मैं चाहता हूं कि तुम 10 में से 10 लेकर आओ। चलो फिर से ये सम बनाकर दिखाओ मुझे, तब तक मैं अपना काम कर रहा हूं। अपनी भाभीियों के बच्चों को पढ़ाने के बाद सौरव उन्हें ट्यूशन छोड़ने जा रहा था कि पीछे से कंचन उसे आवाज लगाती है। बाहर जा रहा है तू? बाइक से जा रहा होगा, जरा मुझे भी मंदिर छोड़ता जा बेटा, अब ये घुटने चलते नहीं। दोपहर को तो चक्कर आ गए थे ना मम्मी तुम्हें, और अभी मंदिर जाने की कह रही हो? आराम करो ना। मेरा तो राम ही मेरा आराम है, तू मुझे मंदिर छोड़ दे, ज्यादा बहस मत करियो। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और फिर आ जाता है थर्सडे। थर्सडे हफ्ते का वो दिन था जब सौरव ना ही अपने कमरे से बाहर आ पाता था ना बहुएं रसोई से, क्योंकि उस दिन महेंद्र प्रताप की दुकान बंद रहती थी और तीनों बाप बेटे रहते थे घर पर। क्या हालत कर रखी है तुम लोगों ने घर के पर्दों की। कपड़े तुम धोती हो ना नेहा, ऐसे कपड़े धुल रहे हैं। अब पर्दों को हर रोज तो नहीं धो सकते ना, और घर पर बच्चे भी तो हैं, तो चद्दर पर्दे कितनी बार भी धो लो गंदे हो ही जाते हैं। इसमें नेहा भाभी की क्या गलती है भैया? ये एक्स्ट्रा काम तो उसे करना चाहिए जो दिन भर खाली घर पर बैठा रहता है। कहाँ है आपके लाड साहब? दिन भर या तो फोन देखता रहता है या लैपटॉप पर। मुझे समझ में नहीं आता इसकी आंखें खराब कैसे नहीं हो रही है। होगी, अभी जवानी का शरीर है ना, अचानक ही जब एक साथ 10 बीमारियां घिरेंगी ना तब आ जाएंगे होश ठिकाने, और उस वक्त पैसे भी नहीं होंगे इसके पास अपना इलाज कराने के लिए। बता दे रहा हूं कंचन जी, ऐसे में मैं भी फिर आपके बेटे की मदद नहीं करने वाला। अरे भाई, जब समाज में कभी ये मेरे साथ खड़ा ही नहीं हुआ तो मैं क्यों इसके अच्छे बुरे में खड़ा रहूं। बाप की सुनी होती तो आज करण और विक्रम की तरह सभी जानते इसे। समाज नाम की भी कोई चीज होती है, घर पर बैठकर टुकड़े तोड़ने से घर नहीं चलता। ये क्या कह रहे हैं आप? बीमारी हो इसके दुश्मनों को। आप ना जी बेकार में ही मेरे सौरव के पीछे पड़ जाते हैं। किसी से कुछ कहता थोड़ी ना है बेचारा, चुपचाप अपना काम करता रहता है और सभी के काम में हाथ भी तो बटाता है। सब बच्चे एक से नहीं होते, उसे नहीं पसंद बिजनेस करना तो क्या हुआ, अब 5 उंगली एक बराबर तो नहीं होती। अरे तो कोई और काम कर ले मम्मी, मैं भी तो ऑफिस जाता हूँ। पर साहबजादे को तो काम ही नहीं करना, वो तो जब तक उसके बच्चे नहीं हो रहे तब तक सीधा बना बैठा है। जिस दिन बच्चा हो गया ना, सबसे पहले घर के बंटवारे की बात यही करेगा। ये सुनकर सौरव से रहा नहीं जाता और वो गुस्से में अपने कमरे से बाहर आता है। अगर मैं नहीं कमा रहा हूं तो इतने सालों से मेरे खर्चे कौन उठा रहा है? आप उठा रहे हो करण भैया या विक्रम भैया? आप सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी बीवी का भी खर्चा मैं उठा रहा हूं भैया, और बच्चा भी अपने बलबूते पर ही पैदा करूंगा, इस घर के हिस्से के ऊपर नहीं। बेचारी नेहा तो दोनों तरफ से फंस गई थी, पर वो क्या ही कहती। वो जानती थी कि उसका पति जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, और सौरव जॉब ढूंढना शुरू कर देता है। सौरव में टैलेंट तो था ही, उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही 1 लाख महीने की नौकरी मिल जाती है। आज सौरव पहली सुबह ऑफिस के लिए निकलता है। अरे बहू, ये सौरव नहीं दिख रहा, उसे भी नाश्ता करने के लिए बुला ले। वो तो ऑफिस के लिए निकल गया ना मम्मी जी, टिफिन दे दिया था मैंने। चलिए ये अच्छा हुआ मम्मी जी, पापा जी और अपने बड़े भाइयों की डांट खाकर कम से कम अपनी नजरों की शर्म तो वापस आई देवर जी में। तभी दोनों बच्चे बाहर से उछलते हुए घर के अंदर आते हैं। मम्मा! अरे तुम दोनों कहां से आ रहे हो? स्कूल नहीं गए? 8 बजे तो डोर्स भी क्लोज हो जाते हैं स्कूल के, और इतनी देर से कहां थे तुम दोनों? अब हमें क्यों डांट रही हो चाची? हम खुद स्कूल थोड़ी ना चले जाते, स्कूल तो हमें चाचू लेकर जाते हैं। आज चाचू नहीं थे तो हम स्कूल भी नहीं गए।
मैं तो 2 बार पापा के पास गया था उन्हें उठाने, पर वो उठे ही नहीं। मैंने और पिंकी ने बहुत देर इंतजार किया, फिर हम दोनों आंगन में खेलने चले गए। और मुझे क्या पता था कि ये मुझे क्यों उठा रहा है। दुकान की थकान रहती है भाई शरीर में। चलो कोई नहीं, एक दिन स्कूल नहीं जाओगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। जाओ दोनों अपने कमरों में पढ़ाई करो। रोज की तरह देवरानी जिठानियां रसोई में खाना बनाने में लग जाती हैं। हाय, ये क्या पनौती लगी पड़ी है रसोई में, पता नहीं। जब भी ये तीनों हड़बड़ी में होते ना, रसोई में कुछ न कुछ खत्म हो ही जाता है। अब क्या खत्म हो गया? कल ही तो सौरभ भैया सारा राशन लेकर आए थे। अरे सिलेंडर ही खत्म हो गया है, खाना बनेगा किस पर? एक काम करो ना नेहा, जाकर सौरभ से कह दो कि आजू बाजू किसी के यहाँ से सिलेंडर ले आए। वो दिन भर घर पर रहते थे ना, इसी कारण उनकी क्लास लगी थी, तो उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। भाभी, मैं बाहर जेठ जी को कह देती हूँ। और जैसे ही नेहा अपने जेठ से कहती है, हो जाता है ड्रामा शुरू। आज से खाना बना रही हो क्या पायल? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कब सिलेंडर खत्म होगा कब नहीं? और ऐसा है तो एक एक्स्ट्रा सिलेंडर मंगवा कर रखा करो। अच्छा, मैं पहले से कह देती तो क्या आ जाता सिलेंडर? आप तो दिन भर दुकान पर होते हो, रात को खाना खाते हो और सो जाते हो। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरा खाना खाना भी चुभ रहा है क्या? मतलब हम रात में नहीं खाते तो सिलेंडर अभी तक बचा रहता? ये तुम्हारी गलती है, समझी तुम? दुकान संभालना हमारा काम है, किचन संभालना तुम्हारा। 3 औरतें मिलकर वो नहीं कर पा रही हैं। चलो सही है, मेरे पति पर जो गुस्सा निकलता था अब वो सही जगह निकल रहा है। अब सबको समझ में आया कि सौरभ घर में क्या करते थे। और आज पहली बार निर्मला निवास में नाश्ता बाहर से मंगवाया जाता है। नाश्ता कर विक्रम, करण और महेंद्र प्रताप काम पर निकल जाते हैं। टीवी देखने के लिए कंचन अपने कमरे से हॉल के सोफे पर आकर जैसे ही बैठती है, हॉल के सोफे का एक पाया टूट जाता है और कंचन नीचे गिरती है। अरे सौरभ, उठा बेटा। मम्मा, दादी गिर गई। चाची, दादी गिर गई। पिंकी हाथ दो, दादी को उठाते है। सोनू की आवाज सुनकर तीनों बहुएं भागती हुई हॉल में आती हैं। हे राम, ये सोफा कैसे टूट गया? दिन भर उछल कूद कर रहे थे ना तुम दोनों सोफे पर, तुम्हारे ही कारण टूटा है सोफा। 2 मिनट बैठकर पढ़ नहीं सकते तुम दोनों? ट्यूशन का होमवर्क हुआ कि नहीं? आप तो करवा नहीं रही, होमवर्क तो कैसे होगा? चाचू तो रोज बैठकर होमवर्क करवाते थे हमारा। ये पिंकी तो मैथ्स में इतनी वीक है, 3-4 घंटे तो इसके होमवर्क करवाने में ही निकल जाते थे। मैंने कोशिश की पर मुझसे भी नहीं पढ़ रही, तो मैं क्या करूं? चाचू घर पर नहीं है तो जिसे देखो हमें सुना आ रहा है। ओहो, सौरभ भैया क्या चले गए? एक साथ काम का पहाड़ टूट पड़ा हम पर। पहाड़ अभी टूटा कहाँ था, पहाड़ तो भी टूटना बाकी ही था। अगली सुबह नैना अचार बनाने की तैयारी कर रही थी तो नैना पाप पड़ गई और इसी चक्कर में फिर से कमला के पास धोने के लिए बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। गुस्से में पतीला लेकर कमला छत पर जाती है। ये पकड़ी अपना पतीला भाभी, कल से मैं काम पर नहीं आएगी। इतने बर्तन कौन करता है रसोई में? अरे हद है, कोई नए बर्तन हुए क्या आज? इतने ही तो बर्तन हमेशा से होते हैं। तो पहले बड़े बड़े बर्तन सौरभ भैया घस देते थे, अब भैया ने नौकरी क्या पकड़ ली, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। ऊपर से रसोई भी कितनी गंदी रहती है। इतनी गंदी रसोई में काम करने का मन नहीं करता मेरा। और हाँ, कह देती हूँ, दूसरी काम वाली भी ऐसे रसोई में काम करने को राजी नहीं होगी जहाँ आए दिन नल ही टपकती रहती हो। अरे एक प्लम्बर को तो बुलाइए और बनवाइए नल, क्योंकि अब मुफ्त में काम करने के लिए सौरभ भैया नहीं है। अब धीरे धीरे जब एक साथ काम का प्रेशर सभी पर आ रहा था तो उन्हें समझ में आ रहा था कि घर पर बैठा सौरभ क्या क्या करता था। कमला यहाँ घर की बड़ी बहू को सुना रही होती है, वहाँ महेंद्र प्रताप नहाने के लिए जाता है। अपने बदन पर साबुन घसने के बाद जैसे ही महेंद्र प्रताप शावर ऑन करता है तो उसमें से पानी का एक बूंद भी नहीं आता। अरे ये शावर से पानी क्यों नहीं आ रहा? जिंदगी में पहली बार नल की जगह शावर खोलकर देखा, क्या फायदा हुआ? पैसे बर्बाद है इसके पीछे। पानी नहीं आता, मेरा तो नल ही अच्छा है। फिर महेंद्र नल खोलता है पर टंकी में पानी ना हो तो नल हो या शावर, कहाँ से आएगा पानी? ऊपर से रसोई की टपकती नल जो थोड़ा बहुत पानी टंकी में बचा था वहां से बह जाता है। अरे विक्रम, करण, ये बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा? ऐसे कैसे पानी नहीं आ रहा? टंकी में पानी चढ़ेगा तब तो पानी नल से आएगा ना भैया, और हमारा तो मोटर खराब है। ऊपर से 3-3 दिन 4-4 दिन वाटर सप्लाई ही नहीं आती। वो तो किसी तरह सौरभ जी दिमाग लगाकर टंकी में पानी चढ़ाते थे। कभी रात को 1 बजे पानी का सप्लाई आता था, कभी 2 बजे, पर वो कैसे भी करके मोटर चलाकर पानी चढ़ा ही देते थे। फिर बच्चों को स्कूल छोड़कर आते थे। फिर सुबह 4 पापड़ चिप्स जो हम सब खाते हैं ना, और जिसके छोटे छोटे पैकेट आप उन कस्टमर को देते हैं ना,
जो ज्यादा माल लेता है वो पापड़ बनाने में भी सौरव जी हमारी मदद करते थे। हम तीनों देवरानी जेठानी में कहा सुनी हो जाए तो उसे सल्टाते थे। फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आते थे, उन्हें ट्यूशन छोड़ने जाते थे, उन्हें पढ़ाते थे, यहाँ तक कि मम्मी की दवाई का भी ध्यान रखते थे। और हाँ, आज तक मम्मी जी की दवाइयों का खर्चा उन्होंने ही दिया, क्योंकि वो कमाते थे। इस घर के सारे मर्द अपना काम करते हैं और औरतें अपना, पर सौरव जी दोनों का काम कर रहे थे। पर उन्हें कामचोर कह दिया गया तो उन्होंने नौकरी पकड़ ली। अब देखिए कैसे आता है पानी और कब आता है। आज नेहा पहली बार बोलती है, पर ऐसा बोलती है कि हमेशा के लिए सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इस दिन के बाद सभी को समझ में आ जाता है कि सौरव की वैल्यू क्या है और वो काम जो सभी को छोटा मोटा लगता है एक्चुअल में कितना बड़ा होता है। सुमन की शादी उदय के साथ हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा उसकी एक शादीशुदा ननद भी थी। इकलौते होने के कारण ननद अपूर्वा परिवार में सभी की लाडली थी। लाडली क्या थी, आप ऐसा समझ लीजिए उसे सबने सर पर चढ़ा रखा था। उसके जिद्दी और अड़ियल रवैये के कारण ही उसका पति आनंद भी उससे काफी परेशान रहता था। अपूर्वा के जिद्दी रवैये के कारण वो वक्त बेवक्त अनुचित मांगे करती, जिसके कारण उसके पति के साथ खास बनती नहीं थी और ज्यादातर समय वो अपने मायके में ही रहकर बिताती थी शादी से पहले। मम्मी, मुझे ना उदय की बहन अपूर्वा थोड़ी अजीब सी लगती है। आपको नहीं लगता उसका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही अजीब है? कहीं कल को उसके कारण मेरे शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी तो नहीं आएगी? बेटा, कोई भी ससुराल सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कहीं सास खराब होती है तो कहीं पति, और कभी सास और पति दोनों अच्छे मिल जाए तो वहाँ ननद गणित बिगाड़ने के लिए चली आती है। और अगर किस्मत से सास ससुर ननद पूरा परिवार अच्छा मिल जाए तो लड़का नौकरी अच्छी नहीं करता। इसलिए बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि शादी और ससुराल का मतलब ही होता है समझौता। अगर तुम्हें परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाना आ गया ना तो समझो सब सही है, वरना तुम एक के बाद एक लड़के देखते रहो और हर किसी में कुछ न कुछ 19-20 मिलता ही रहेगा। अब कहना क्या चाहती हूँ मम्मी? आंखों देखी मक्खी तो कोई निकलता नहीं। बेटा, देखा जाए तो उदय का छोटा सा परिवार है, एक बहन और माँ बाप। इससे छोटा परिवार तो तुम्हें मिलने से रहा। उदय अच्छा कमाता है, माता पिता भी उसकी शरीफ और इज्जतदार दिखाई पड़ते हैं। अब तुम्हें ऐसा लड़का मिल गया है तो खुद को खुशकिस्मत समझो। बाकी ननद शादीशुदा है, कितने दिन के लिए मायके रुक जाएगी? आखिर में तो जाना है ना उसे वापस अपने ससुराल ही। शादीशुदा ननद तो मेहमान के समान होती है, उसके लिए इतनी चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। तुम अपने मन से सारी शंकाएं निकाल दो और खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करो। माँ के समझाने के बाद सुमन खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग जाती है और शादी के बाद उदय के घर पहुंच जाती है। लेकिन अपूर्वा के बारे में सुमन का अंदाजा सच साबित हुआ था। उसकी ननद अपूर्वा बिल्कुल वैसी ही निकली थी जैसा उसने सोचा था। शादी के बाद, सुमन बहू, हमारे यहाँ बक्सा खुलाई की रस्म ननद करती है। चलो आ जाओ। अपूर्वा, भाभी का सूटकेस खोलो, फिर उसमें से एक साड़ी तुम ले सकती हो, यही रिवाज है। अपूर्वा माँ के कहने पर भाभी का सूटकेस खोलती है तो अंदर रखे हुए कीमती सामानों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे माँ, नई बहू आई है आपके यहाँ, बस एक साड़ी में मैं नहीं मानने वाली। मुझे तो भाभी के बक्से से और भी चीजें पसंद आ रही है। अरे तू इकलौती ननद है सुमन की, जो तेरे दिल में आए रख ले तू। ठीक है भाभी, आपकी ये दोनों साड़ियाँ, ये वाले सैंडल और ये जो कुंदन वाला हार है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसे तो मैं ही लूंगी। अरे रस्म के नाम पर ये अपूर्वा तो मेरा पूरा सूटकेस कब जाने के चक्कर में। ये क्या बात हुई भला? और मम्मी जी से समझाने के बजाय इसका ही पक्ष ले रही हैं। हाँ, क्यों नहीं अपूर्वा दीदी, आपको जो भी पसंद है आप सब ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, मैंने पहना ही है आपने। अरे वाह भाभी, अगर ऐसी बात है ना तो फिर ये जो आपने चूड़ा पहन रखा है मुझे ये भी बहुत पसंद है, आप ये भी मुझे दे दो ना। हद होती है बेशर्मी की, इस लड़की को जरा सी भी शर्म नहीं है। अरे आज शादी होकर आई हूं मैं, शादी वाला सुहाग का चूड़ा पहन रखा है मैंने और ये मुझसे मेरा सुहाग का चूड़ा मांग रही है। और मम्मी जी को देखो, यहाँ खड़े होकर ऐसे दांत दिखा रही है जैसे उनकी बेटी बहुत बड़ा काम कर रही है, ये नहीं कि बेटी को सही और गलत सिखाए। हाँ, क्यों नहीं, मैं ये भी तुम्हें दे देती, लेकिन ये मेरा सुहाग का चूड़ा है ना, ये तुम कैसे पहन सकती हो? मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए सेम टू सेम ऐसा दूसरा मंगवा दूंगी। अब ठीक है?
नहीं 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 नहीं, पता नहीं अब इसके बाद दूसरा मिलेगा भी या नहीं, और मुझे तो आप यही चूड़ा दे दो। अरे क्या फर्क पड़ता है, आप पहनो या मैं? दिखा दी ना अपनी असलियत, मुझे सब समझ में आता है। इसीलिए आप मुझे अपना चूड़ा नहीं देना चाह रही, ताकि बाद में चालाकी दिखाकर कोई सस्ता सामान लाकर मेरे मत्थे मार दे। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैं भाभीियों की चालाकियां खूब समझती हूँ। मैं भी भाभी का ही महंगा वाला चूड़ा लेकर रहूंगी, मैं भला क्यों सस्ता सामान लूं। अपूर्वा के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि भाभी सुमन अपने लिए जो भी सामान लाती है सब कीमती और ब्रांडेड होता है, इसलिए उसकी नजर हमेशा भाभी के सामान पर ही रहती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब भी अपूर्वा मायके आती तो वो खोजी नजरों से बस भाभी सुमन को और उसके सामान को ही टटोलती रहती। जैसे ही उसे कोई नया सामान दिखाई देता वो उसे लेकर चलती बनती। अरे भाभी, आपका ये पर्स तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से खरीदा? अरे ये तो बहुत सस्ता सा है, इसे ना मैं मेले से खरीद कर लाई थी। मेरे पास तो बहुत सारे पर्स है, इसलिए मैंने अपने लिए ज्यादा महंगा नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा वाला पर्स लेकर आई हूँ, देखो तो कैसा लगा तुम्हें। ठीक है भाभी, मुझे ना आपका वाला पर्स ही ज्यादा पसंद आ रहा है। आप ऐसा करो, ये महंगा वाला पर्स आप रख लो, मुझे आप ये अपना वाला दे दो। अरे लेकिन कुछ नहीं भाभी, मुझे ना आपका वाला ही पसंद आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम रख लो, कोई बात नहीं। अपूर्वा मन ही मन सोचती है। भाभी आप चालाकियां तो बहुत दिखाती हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि मेरे सामने आपकी कोई चालाकी नहीं चलने वाली। अरे परेशान हो गई हूँ मैं आपकी बहन से। मेरा कोई भी सामान हो उसे वही पसंद आता है और फिर वो उसे मुझसे लेने की जिद पर अड़ जाती है। अब तो मैं उसके लिए अलग से भी सामान लाकर दे देती हूँ, तब भी उसे मेरा सामान ही चाहिए होता है। अरे बाबा, जो भी अपूर्वा मांगे दे दिया करो ना, क्या फर्क पड़ता है। छोटी बहन है मेरी और बचपन से ही लाडली रही है सबकी। मम्मी पापा ने उसे बहुत लाड से बड़ा किया है। तुम मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें नया ला दूंगा। वो बात नहीं है उदय, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। कभी कभार की बात और होती है, लेकिन अपूर्वा तो जैसे मेरी हर चीज के पीछे पड़ गई है। अरे कोई भी सामान वो मेरे पास देख ले, बस उसे ले जाने की जिद पकड़ लेती है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है उदय, आप लोगों को उसे रोकना चाहिए। शादीशुदा है, ससुराल में भी ऐसा ही रवैया रखेगी तो उसका परिवार कैसे चलेगा। और आप ही सोचकर बताइए, अगर मैं भी मम्मी जी या अपूर्वा के सामान को देखकर ऐसी ही जिद करने लगूं तो क्या आप लोग मेरे ऐसे व्यवहार को झेल पाओगे। देखो यार, मुझे ना इस ननद भाभी के युद्ध के बीच में तुम ना ही घसीटो तो बेहतर होगा। और तुम्हें अपना सामान देने में ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो मना कर दिया करो, बस बात खत्म। बात ऐसे खत्म नहीं होने वाली है। अब तो लगता है इस अपूर्वा को ठीक करना ही पड़ेगा। वो कहता है ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना जरूरी हो जाता है। इसे बहुत शौक है ना मेरा सब सामान लेकर जाने का। ठीक है, अब मैं इसे खुशी खुशी अपना सारा सामान दे दूंगी। कुछ देर बाद, माँ जी 2 दिन बाद मेरी चचेरी बहन की शादी है, मैं बाजार होकर आती हूँ। ठीक है बेटा। कुछ घंटों के बाद सुमन बाजार से घर लौटती है। अरे भाभी आ गई आप, हम भी तो देखे क्या लेकर आई है आज आप। हाँ, क्यों नहीं, दिखाती हूँ ना। ये देखो अपूर्वा, ये दोनों साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। पता है पूरे 4000 की है। अच्छी है ना? ठीक ही है भाभी, बस ज्यादा खास नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। तुम ये पर्स और कुंदन की ज्वेलरी देखो, तुम्हारी साड़ी की मैचिंग की है। क्या भाभी, आप मेरे लिए कुछ भी ढंग का सामान ही नहीं लाई। अरे ये सब बहुत महंगा वाला है। अच्छा ये सैंडल, ये तो तुम्हें हर हाल में पसंद आएंगी। क्या भाभी, छोड़ो ये सब। अच्छा अब ये दिखाओ, आप अपने लिए क्या लाई हो। अपने लिए तो आपने बहुत कुछ लिया होगा। अरे क्या बताऊं, तुम्हारे लिए खरीदते खरीदते सारे पैसे ही खत्म हो गए, इसलिए मैंने अपने लिए बस ये हल्की सी साड़ी खरीदी। कोई नहीं, मैं इससे ही काम चला लूंगी। अरे भाभी जरा दिखाओ तो। वाह वाह, क्या चॉइस है आपकी। सस्ती तो ये किसी एंगल से नहीं लग रही। अच्छा ऐसा करो, ये वाली साड़ी आप मुझे दे दो और ये बाकी का सारा सामान आप रख लो, मुझे खास पसंद नहीं आया। अरे पर अच्छा चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें तो मैं किसी हाल में मना ही नहीं कर सकती। ठीक है, मेरी साड़ी तुम रख लो और तुम्हारे लिए लाई हुई साड़ियाँ और सामान मैं इस्तेमाल कर लूंगी। आप खुश? एक सस्ती साड़ी ननद के हाथ में थमाकर सुमन मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ जाती है। एक बार को तो अपनी महंगी साड़ियाँ और ज्वेलरी अपूर्वा को देते हुए मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि कहीं सच में सपना रख ले। लेकिन अपूर्वा तो अपूर्वा है, आज भी उसे वही पसंद आया जो मैंने अपने नाम से उसे दिखाया। मेरा प्लान सफल हो गया।
मेरी महंगी साड़ियां मेरे पास आ गई और सस्ती साड़ी को मैंने अपूर्वा को देकर ठिकाने लगा दिया। अरे, अब तो आपको भी ये राज की बात पता चल गई, लेकिन मेरी ननद को आप ये बात कभी मत बताना। घनश्याम की शादी की बात एक जगह चल रही थी। घनश्याम को लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन बाद में पता चला कि जिस लड़की को घनश्याम ने पसंद किया है उसकी एक जुड़वा बहन भी है। उन दोनों जुड़वा बहनों का अपने पापा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था और इसीलिए मरते वक्त दोनों जुड़वा बहन के पापा ने घनश्याम से कहा कि वो उन दोनों के साथ शादी कर ले और अपनी सारी जायदाद उन्होंने घनश्याम के नाम कर दी। और इस तरह घनश्याम 2 जुड़वा पत्नियों का पति बन गया। उन दोनों बहनों में से एक का नाम था रमा और दूसरी का नाम था सारिका। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रमा की तो कोई संतान नहीं हुई, पर सारिका को एक बेटा हुआ। जब सारिका और घनश्याम का बेटा अविनाश 28 साल का हुआ तो उसकी शादी अंजलि नाम की लड़की के साथ हो गई। देखो बहू, तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हें 2 सास मिली है अपना ख्याल रखने के लिए। हाँ अंजलि, और मेरी दोनों माँ बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। देखो बहू, सास तो तुम्हारी 2 है, लेकिन असली सास तो मैं ही रहूंगी, क्योंकि अविनाश ने मेरे पेट से जन्म लिया है। हाँ भाई, सही बात है। मुझे तो कभी कोई औलाद नहीं हुई। तुम्हारी बहू तुम्हारी ही रहेगी, फिक्र ना करो। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपका भी अपनी सास की तरह ही ख्याल रखूंगी। मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरी सास हैं। देखा कितनी समझदार लड़की है। और प्लीज आप दोनों आपस में बिल्कुल झगड़ा ना करो। अंजलि सबका ख्याल बराबर से रखेगी। एक दिन सुबह के वक्त, अंजलि बहू, जरा मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी तो गर्म कर दो। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए गर्म पानी। अरे अंजलि, मेरा टिफिन तो बना दिया है ना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। बस 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए प्लीज। बहू, मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी तक बनाकर क्यों नहीं लाई? मम्मी जी, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, इनको ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं अब भी आपका नाश्ता बना देती हूँ। जब रमा ने तुमसे पानी लाने को कहा तो तुम लपक कर ले आई, और मेरे नाश्ते के लिए मुझे इंतजार करने को कह रही हो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त मैं फ्री थी तो मैंने रमा मम्मी जी के लिए जल्दी से पानी गर्म कर दिया। अरे सब समझती हूँ। रमा मेरी बहू को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले दिन शाम के वक्त, अंजलि बहू, जरा मेरे पास तो आओ। देखो तुम्हारे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ। अरे वाह मम्मी जी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर और काफी भारी भी है। वही तो। अरे अंजलि, मैं अच्छे से जानती हूँ आजकल की लड़कियों को भारी कपड़े पहनना पसंद नहीं है। तुम्हारे लिए डिजाइनर सूट लेकर आई हूँ, बताओ जरा कैसा है। रमा मम्मी जी, सच बताऊं तो मुझे इसी तरह के सूट पहनने पसंद है। वैसे वो साड़ी भी बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत भारी है ना, पता नहीं मुझसे संभलेगी भी या नहीं, लेकिन मैं दोनों चीज रख लेती हूँ। अंजलि के वहां से जाने के बाद, देखो रमा, मैं सब जानती हूँ। तुम मेरी बहू को अपनी तरफ करने की कोशिश ना करो। अविनाश मेरा बेटा है और अंजलि मेरी बहू। अरे तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। मैं तो बस अपनी बहू को प्यार करती हूँ, इसलिए उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, और वो मेरी भी तो बहू है। ये बात दिमाग में हमेशा याद रखना सारिका। लेकिन सारिका को लगता है कि कहीं अंजलि रमा को ज्यादा इज्जत और प्यार देना शुरू ना कर दे, और रमा को लगता है कि कहीं अंजलि सारिका की बातों में आकर उससे दूर ना हो जाए। इसी कंपटीशन में वो दोनों अंजलि को परेशान करना शुरू कर देती हैं। मम्मी जी, आज अविनाश के ऑफिस में पार्टी है और मुझे वहां जाना है, तो मैं जल्दी से तैयार होकर निकलती हूँ। अविनाश बस आते ही होंगे। ठीक है, तुम पार्टी में चली जाओ बहू, लेकिन मेरे रात के खाने के लिए ना खिचड़ी बना कर जाना। ठीक है मम्मी जी। मैं सारिका मम्मी जी को भी पूछ लेती हूँ कि उन्हें क्या खाना है। क्या हुआ बहू, कहीं जा रही हो? मम्मी जी, वो मैं अविनाश के साथ पार्टी में जा रही हूँ। रमा मम्मी जी को खाने में खिचड़ी खानी है। आप भी वही खा लेंगी तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा तो आज पनीर की सब्जी खाने का मन था। मेरे लिए तुम थोड़ा पनीर ही बना दो। लेकिन मम्मी जी, मुझे देर हो जाएगी।
अच्छा, खिचड़ी बनाने में देर नहीं होगी तुम्हें? अब अंजलि अपनी दोनों सास के लिए अलग अलग खाना बनाती है और बुरी तरह से थक जाती है। थोड़ी देर बाद जब अविनाश उसे पार्टी के लिए लेने आता है। अरे अंजलि, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? पार्टी में नहीं चलना है क्या? अविनाश, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा पार्टी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। प्लीज आप अकेले ही चले जाइए। कुछ दिनों के बाद सारिका बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा बाम तो लगा दो। सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे अंजलि बहू, बेटा मेरे घुटनों के दर्द की दवाई तो ले आओ जरा मेडिकल स्टोर से। अविनाश को तो ऑफिस से आते आते देर हो जाएगी। मेरे घुटने तो पूरी तरह जवाब दे चुके हैं, उठा भी नहीं जा रहा। अंजलि, पहले मेरे सर पर बाम लगाएगी, उसके बाद में तुम्हारी दवाई लेने जाएगी। नहीं नहीं, बाम तो बाद में भी लग सकता है ना। अरे मेडिकल स्टोर बंद हो जाएगा, उससे पहले अंजलि मेरी दवा ले आए। हे भगवान, ये जुड़वा सास के चक्कर में कहाँ फंस गई। ये दोनों तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। अब क्या करूं? ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुछ दिनों के बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही अंजलि के प्रेग्नेंट होने की खबर आती है, रमा और सारिका दोनों बहुत खुश होती हैं। अंजलि, मैंने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं, ये खाना, तुम्हारा बच्चा बहुत हेल्दी होगा। देखो अंजलि, ज्यादा घी और लड्डू खाने से शरीर पर चर्बी चढ़ जाती है। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना है या नहीं? तुम ये फ्रूट्स खाया करो बेटा। लेकिन मम्मी जी, मैं दोनों चीज भी खा सकती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा करके। अरे मम्मी, अंजलि का जब जो खाने का मन होगा वो खा लेंगी। आप दोनों इतना परेशान क्यों हो रही हैं? देखो, तुम दोनों अपने अपने चक्कर में वैसे भी बहू को बहुत तंग करती हो। अब वो प्रेग्नेंट है, उसे थोड़ा तो चैन लेने दो। मैं तो अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ, अब 2-4 काम करवा लेती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? काम के बहाने तुम मेरी बहू को मुझसे दूर करने की कोशिश करती हो। और फिर एक दिन अचानक अंजलि की तबीयत खराब हो जाती है। रमा और सारिका दोनों की दोनों पूरे मन से अंजलि का ख्याल रखने लगती हैं। वो अंजलि की बहुत केयर करती है। बेटा, जरा ये सब्जी तो खा ले, देख जितना खाओगी ना उतनी जल्दी ठीक हो जाओगी। सारिका ठीक कहती है बेटा, तुम्हारी तबीयत जब से खराब हुई है, हमारे घर की तो रौनक ही चली गई है। अच्छा सुनो, रात को सोने से पहले दूध पिया करो, सेहत अच्छी रहेगी। हाँ रमा ठीक कह रही है, मैं तो तुमसे कहकर थक गई। अब उसके हाथ से ही दूध पी लो, मेरी नहीं तो अपनी रमा मम्मी जी की बात तो सुन लो। दोनों के केयर करने से कुछ ही दिनों में अंजलि की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। और एक दिन जब सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। वैसे मानना पड़ेगा, तुम दोनों सास ने मिलकर बहू का ख्याल बहुत अच्छे से रखा और उसे जल्दी से ठीक भी कर दिया। सही कह रहे हैं पापा, मेरी तो दोनों माँ सारी दुनिया से अलग है, अपनी बहू से कितना प्यार करती हैं। हाँ मम्मी जी, आप दोनों को लगता था ना कि मैं रमा मम्मी जी की या फिर सारिका मम्मी जी की ज्यादा केयर करती हूँ, लेकिन आपने देखा, जब मेरी तबीयत खराब हुई तो आप दोनों ने मिलकर मेरी सेवा की। अब वादा करिए, आप दोनों आगे भी ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि मैं आप दोनों की बहू हूँ और दोनों से प्यार करती हूँ। सही कहा अंजलि, हमसे गलती हो गई। और मुझे भी अंजलि पर अपना इकलौता अधिकार नहीं जमाना चाहिए। हम दोनों जुड़वा हैं और हम दोनों जुड़वा सास आज से हमेशा एक साथ रहकर अपनी बहू को प्यार करेंगे।